अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तुर्की में जल्जले के लगातार झटकों ने सूरत हाल को बेहद खौफनाक बना दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक तुर्की के नौरदगी शहर में एक बार फिर जल्जले का झटका महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। लगातार आ रहे झटकों ने तुर्की के साथ साथ शाम में भी हालात को बहुत खराब बना दिया है। दोनों ममालिक में मजबूरी तौर पर हलाक होने वालों की तादाद 11,000 के पार पहुंच चुकी है और 50,000 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। महलूकीन और जख्मियों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मलबे में हजारों अफराद अब भी दबे हुए हैं। इस दरमियान हुकूमत हिंद ने इतला दी है कि तुर्की के दूर दराज इलाके में 10 हिंदुस्तानी भी मलबे में फंसे हुए हैं, लेकिन महफूज हैं। एक हिंदुस्तानी के लापता होने की खबर भी सामने आई है और इस सिलसिले में उनके कुंबों को जानकारी दे दी गई है। चारशंबे के रोज वजारत दाखिला के सेक्रेटरी संजय वर्मा ने बताया कि हमने पूरे मामले को लेकर तुर्की के अदाना में कंट्रोल रूम बनाया है। एक हिंदुस्तानी शख्स जो लापता है वो बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। हम उनके घर वालों और कंपनी के राब्ते में हैं। तुर्की में जल्जले के झटकों की खतरनाकी का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि साइंसदानों ने तुर्की के 10 फीट तक खिसकने की बात कही है। इटली के साइंसदान और माहिर जल्जला डॉक्टर कार्लो डोग्लियोनी ने इस बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाम के मुकाबले में तुर्की के टेक्टोनिक प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल तुर्की कई मेन फॉल्ट लाइन पर वाक़ है। ये एंटोलिन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ जल्जला आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। वहाँ के माहिरीन मौसमियात का कहना है कि एंटोलिन प्लेट और अरेबियन प्लेट के दरमियान 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने चारशंबे को कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारे जल्जले से मुतासरा तुर्की के अदाना में 30 बिस्तरों की तिब्बी सहूलियत के साथ आर्मी फील्ड अस्पताल के साथ पहुंच गए हैं। और जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया का दूसरा C-17 ग्लोबमास्टर 3 हेवी लिफ्ट तैयारा तुर्की के सानलोरफा पहुंच गया है, जहां 7.8 शिद्दत के जल्जले और कई आफ्टर शॉक्स में अब तक 4,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारे जो 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ADGP आई फील्ड अस्पताल ले जा रहे हैं, अब तुर्की के अडाना पहुंच गए हैं। तिब्बी माहिरीन की हमारी टीम जारी इमदादी कोशिशों में अपना हिस्सा अदा करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत के जरिए किए गए कामों से मुल्क के विखार में इजाफा हुआ है और नए इम्कानात पैदा हुए हैं। लोकसभा में सदर के खुतबे पर बहस का जवाब देते हुए मोदी ने चारशंबे को कहा कि हिंदुस्तान में किए गए कामों की वजह से हमवतनों का सीना चौड़ा हुआ है और सबका सर फख्र से बुलंद हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क और दुनिया की साख में इजाफा किया, फैसला कुन इक़दाम किए, अवामी मफाद में फैसले किए और तमाम इस्लाहाती काम अवामी जज्बात के मुताबिक किए। इसलिए हुकूमत पर सबके एतमाद में इजाफा हुआ है। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है
भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तो पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स, और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज लोकसभा में अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि इस दौरान अडानी मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस सिलसिले में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ऐवान के बाहर सहाफियों से बात करते हुए पीएम मोदी पर हमला किया और अडानी मामले में कुछ भी ना बोलने पर नाराजगी भी जाहिर की। वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे, सवाल पूछे थे, आपको जवाब देना मिला, आपको जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ, कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करने उनके आप लोगों को भरोसा है इस पर आप क्या करें, वो तो ठीक है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री से कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। और बड़ा दफा मतलब वो भी नहीं बोला, तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण हिंडनबर्ग रिपोर्ट के इंकशाफ के बाद अडानी ग्रुप के जारी बहरान के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने एक मरतबा फिर इस मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात की तफ्तीश के लिए जेपीसी तश्कील दी जानी चाहिए। इसके जवाब में जब मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि जेपीसी तभी कायम की जाती है जब इल्जाम साबित हो जाता है, जिस पर खड़गे ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत जेपीसी से क्यों भाग रही है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं, लेकिन आप भागते रहे, हम ताक़ुब करके पकड़ लेंगे। आज आपको मालूम है साहब, और पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे बीएसएनएल हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे 30
lakhs वैकेंसीज है। 30 lakhs में 30 लाख तो 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, एससी को, एसटी को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते हैं शायद, उसी में आते हैं शायद, ये बैकवर्ड्स में, ओबीसी में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10 लाख और 10% इकोनॉमिकली वीक सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे, और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और एश्योर्ड जॉब जो लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे, और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना, प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे ने पार्लियामेंट में कहा कि इस बारे में इब्हाम फैलाया जा रहा है, इसीलिए हुकूमत ये वाज़ेह करना चाहती है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी कुमार वैष्णव ने चारशंबे के रोज लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ये इतला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तकरीबन 1200 रेलवे स्टेशन को तज़यीन व आराइश कर रही है, जिसमें 1190 स्टेशनों पर जारी तामीराती काम मुकम्मल तौर पर सरकारी पैसे से हो रहा है। इस काम में कोई निजी शिराकतदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रेलवे की निजीकारी और उसकी निजीकारी का मंसूबा रखती तो रेलवे स्टेशनों की तरक्की पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और स्टेशन अनलाइक मैनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन उससे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रेन चलती हुई ट्रेन माने स्टेशन ऑपरेटिंग स्टेशन के टाइम में उसको रिडेवलप करना है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया है दैट एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस, 1200 में से करीब करीब 1190 के आसपास स्टेशन गवर्नमेंट के अपने फंड से ही रीडेवलप किए जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट का ही फंड लग रहा है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक तो ये, दूसरा रेलवे की अपनी खुद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है और रेलवे का जो स्ट्रैटेजिक नेचर है, इस स्ट्रैटेजिक नेचर में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर स्टेप लिया है, बहुत क्लियर डिसीजन लिया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के फंड से ही किया जा रहा है। सुजय विखे पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर में रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम में शामिल किया है। इससे काफी सालों से मांग है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो सोलापुर डिवीजन में आता है उसे पूना डिवीजन में शिफ्ट किया जाए, ताकि अहमदनगर से पूना की जो डेमू ट्रेन की मांग है, जिससे कि नगर के युवकों को रोजगार निर्माण हो और कनेक्टिविटी बढ़े। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत अहमदनगर रेलवे स्टेशन के बेहतर रीडेवलपमेंट के लिए उसे पूना डिवीजन में ट्रांसफर करने की कोई कार्रवाई की है? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेसिफिक स्टेशन 1275 में से एक स्टेशन मैं लिस्ट देख के माननीय सांसद महोदय अगर कभी भी मेरे पास आए तो बता सकते हैं, लेकिन सर 84, 86 और 99 तीनों क्वेश्चन एक ही विषय पे हैं, अगर आप उचित समझे। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। मेरा माननीय रेल मंत्री से प्रश्न नहीं, मांग है। जनहित और रेलवे के हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार करें जो मथुरा से अलीगढ़ के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्शन के विषय में है, जिसके लिए आप बजट का भी अलोकेशन करके इस काम को जल्दी से शुरू किया जाए। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे
मथुरा से अलीगढ़ के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी का होना स्थानीय लोगों तथा ब्रज क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों की मांग के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी और प्रॉफिट दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बरेली रूट में मेंदू में कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है। कई प्रयासों के बाद भी ये नहीं हुआ है, तो मेरी मांग है इसे जल्द से जल्द किया जाए। थैंक यू। सर, जो मांगे वो नोट की गई। सर, अहमदनगर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में इंक्लूडेड है। श्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से आज छठी बार पॉलिसी शरहों में इजाफा किया, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्जे महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के अख्ताम पर चारशंबे के रोज ये ऐलान किया गया। शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 में खुर्दा अफरात ज़र में तेजी से कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह खुर्दनोश के अशिया की कीमतों में कमी है। उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी में 4 मेंबराने रेपो रेट में 0.25% इजाफे के हक में वोट दिया, जबकि 2 ने मुखालिफत में वोट दिया। इस तरह यह फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया। उन्होंने कहा कि वसत मुद्दती तरक्की को रफ्तार देने और खुर्दा अफरात ज़र को 4% के हद के अंदर रखने के मकसद से फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ डॉक्टर शशांक भेड़े, डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर माइकल देबा बराडा ने रेपो रेट में इजाफा करने और एडजस्टमेंट पॉलिसी को वापस लेने के हक में वोट दिया, जबकि डॉक्टर असीमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ने उसके खिलाफ वोट दिया। Assuming an average crude oil price Indian basket at $95 per barrel, inflation is projected at 6.5% for the current financial year, that is 2022-23, with Q4 at 5.7%. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation, now I am giving the projection for the next year. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation is projected at 5.3% for 2023-24, with Q1 at 5%, Q2 at 5.4%, Q3 at। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चारशंबे के रोज कहा कि जब बैंक उधार देते हैं तो वो कंपनी के फंडामेंटल और प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लेते हैं। मुल्क के बैंक किसी भी कंपनी को मार्केट कैप की बुनियाद पर लोन नहीं देते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों में बैंकों के एक्सपोजर को लेकर पूछे गए सवालों पर आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम बैंकों को रेगुलेट करने के वाज़ेह डायरेक्शंस लेकर आए हैं। ऑडिट कमेटियों के लिए गाइडलाइंस हैं। हमने बैंकों में चीफ रिस्क ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट को भी कंपलसरी कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस से मुतासिर नहीं होंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के साथ मुल्क के बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरीके का कोई भी डेंट नहीं है। We have now made it mandatory for appointment of chief risk officer in banks. We have also made it mandatory for appointment of chief compliance officers of the banks, and we have given through our regulations the desired level of autonomy to the chief risk officer and the chief compliance officer with regard to his functioning within the bank. The chief risk officer, for example, reports directly to the audit committee, and there's so many other regulations which I am not going into. We have also rationalized in the last 2 years the large exposure norms, and all that I would like to add at this point of time that the Indian banking sector, including the the NBFC sector, since you referred to a couple of them, पंजाब के मोहाली में सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे मुजाहिरीन चारशंबे के रोज पुरतशद्दुद हो गए। चंडीगढ़ में घुसने को लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। मुजाहिरीन ने तलवारें निकाल ली, जिसे देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे भड़के मुजाहिरीन ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली। मुजाहिरीन इस कदर पुरतशद्दुद हो गए थे कि उन्होंने तलवारों और डंडे दिखाकर पुलिस को दौड़ा दिया।
कुछ पुलिस एहलकार भी इन वाकयात में जख्मी हुए हैं। कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। माहौल बिगड़ता एक पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। चंडीगढ़ में सेक्शन 144 लागू कर दी गई। पुलिस भी हमें एश्योर कर रही है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज जो हुआ वो उसने सबको सरप्राइज से लिया, हमें भी सरप्राइज से लिया। और आप देख रहे हैं कि ये पंजाब के इलाके में ही हुआ है, जो हमने अपने बॉर्डर पे इनको रोकने की कोशिश की थी। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचे और इतने हथियारों के साथ कैसे आए, ये एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर उनको भी विचार करना चाहिए। सर, इसका फिर जिम्मेवार किसको मानेगी? अगर आप अभी मैं कोई जिम्मेवारी की बात नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हुआ उसके लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एश्योरेंस पंजाब को भी दिया था, हमें भी दिया था। जारी करोगे कितना कोई वेपन थी, कौन सी हो? सब तरह के वेपन्स हैं इसमें, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, घोड़े लेकर के आए हैं, लाठी उनके हाथ में थी और सब तरह के डेंजरस वेपन थे, लोहे के रॉड थे इनके पास, जिससे इन्होंने अटैक किया। FIR भी होगी इसे और उन सबके खिलाफ होगी जो आज इसमें शामिल थे। बाकी हमारे पास काफी वीडियो फुटेजेस हैं और बहुत सारे एविडेंस है, आप देख रहे हैं। गाड़ियां तोड़ी गई हैं, उनके बिल्कुल पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, मैं हूँ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर ओहदे की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर अर्जी पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और MCD के प्रोटम प्रिसाइडिंग ऑफिसर और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी किया। ओबेरॉय ने मेयर के लिए फौरी इंतखाब का मुतालबा किया है। अर्जी गुजारी की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी ने कहा कि मेयर का इंतखाब गुज़िश्ता साल दिसंबर में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने मजीद इसरार किया कि आइन के आर्टिकल 243A में कहा गया कि नामजद अरकान को वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत उस्मा ने सिंघवी की इस अर्जी का भी नोटिस लिया कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की दफा 76 के मुताबिक मेयर या उसकी गैर मौजूदगी में डिप्टी मेयर को कॉर्पोरेशन की मीटिंग की सदारत करनी होती है और इसमें 3 ओहदों मेयर, डिप्टी मेयर और कायमा कमेटी के अरकान यानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के लिए बैक वक्त इंतखाबात का इनेकाद खिलाफ कानून है। अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म देते हुए जवाब के लिए पीर तक की मोहलत दी है। अर्जी में MCD हाउस का 1 हफ्ते के अंदर का इजलास तलब करने और मेयर के इंतखाब के मुकम्मिल होने तक कार्रवाई मुलतवी न करने का मुतालबा किया गया है। असम की बीजेपी हुकूमत ने चाइल्ड मैरिज के मामलों में गिरफ्तारी की मुहिम गुज़िश्ता दिनों शुरू की थी, जिस पर हंगामा दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। असम में गुज़िश्ता इतवार को खबर आई थी कि एक खातून ने अपने वालिद की गिरफ्तारी के खौफ से खुदकशी कर ली है। अब एक खातून ने धमकी दी है कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में उसके घर वालों को गिरफ्तार किया गया तो वो खुदकशी कर लेगी। गोया कि घर के मर्दों की गिरफ्तारी से खवातीन बहुत बरहम है और हुकूमत की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। एक तरफ जहां चाइल्ड मैरिज करने और करवाने वालों के खिलाफ तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रियासत में कई खवातीन अपने अपने घर के मर्दों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा कर रही हैं। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत अब तक असम में 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अब तक 2441 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने रियासत में जबरदस्त हंगामा पैदा कर दिया है। एक तरफ वहां की खवातीन इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए सड़कों पर उतर आई हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां भी रियासत की हुकूमत पर खूब तनकीद कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को आज पार्लियामेंट हाउस के करीब हिरासत में ले लिया गया। दरअसल वो जम्मू कश्मीर में जारी तजावुजात मुखालिफ मुहिम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के करीब बोट क्लब के पास मुजाहरा कर रही थी। जब सिक्योरिटी एहलकार ने
उन्हें हिरासत में लिया। धरने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, कानून की हुकूमत नजर नहीं आ रही है। पहले हमारी शिनाख्त छीन ली गई, अब जमीन और मुलाजिमत छीनी जा रही है, हमारे घर छीने जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। गाजियाबाद कोर्ट के अहाते में चाशुम्बे की शाम एक तेंदुआ घुस गया। उसने पुरानी बिल्डिंग के पास 2 वकील और जूता पॉलिश करने वाले समेत 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जूता पॉलिश करने वाले नौजवान के कान पर झपटा मारा, वहीं इसमें वो शदीद रूप से जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा गया है। तेंदुआ घुसते ही पुरानी बिल्डिंग के सारे कोर्ट रूम खाली करा लिए गए। पूरी कचहरी में दहशत और अफरा तफरी मच गई। वकीलों और कोर्ट के अहाते में मौजूद दीगर लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। तेंदुआ 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक कोर्ट के अहाते में मौजूद रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। इस वाकये का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि 2 वकील फावड़ा और डंडा लेकर तेंदुए को पकड़ने के लिए बिल्डिंग में घूम रहे हैं। तीसरा वकील इसका वीडियो बना रहा है। इसी बीच तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, वहीं वकील भी तेंदुए पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहिस्तान में शाहराह खुराकुरम पर बस एक कार से टकराकर एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 30 मुसाफिर जाम बहक हो गए, 15 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और एहलकार मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस सूबे पख्तूनख्वा के इलाके शितियाल में सामने से आने वाली कार से टकरा गई। गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को बलोचिस्तान में एक हादसे में 41 अफराद जाँ बहक हुए थे। दरिया सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इतवार को आलमी बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों में $100 मिलियन का बिजनेस कर लिया था। इसके साथ ही पठान चीन में रिलीज हुए बगैर ही $100 मिलियन कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। पीर तक पठान की कमाई $103.6 मिलियन तक पहुंच गई। फिल्म ने पीर तक हिंदुस्तान में जुमला 526 करोड़ रुपए और गैर मुल्की बाजारों में 39.4 मिलियन जमा किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म असल हिंदी जबान में आलमी सतह पर अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है। डेडलाइन के मुताबिक आमिर खान की दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार दोनों बॉलीवुड फिल्में दुनिया भर में पठान से आगे हैं, लेकिन इसमें चाइना कलेक्शन भी शामिल है। फिल्मों को मकामी शायकीन के लिए डब किया गया था। इसी तरह आलमी सतह पर सलमान खान की बजरंगी भाईजान भी पठान से आगे है, जिसकी चीन में डब रिलीज हुई थी। ताहम फिल्म पठान की चीन में रिलीज के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है। चीन ने अमेरिका से गुब्बारे का मलबा वापस करने का मुतालबा कर दिया है, ताहम अमेरिका ने मलबा वापस करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में अमेरिका से गुब्बारे का मलबा वापस करने का मुतालबा किया गया है, जो उसने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अपनी सरजमीन पर गिराया था। चीनी दफ्तर खारजा का कहना था कि गुब्बारे को मार गिराने की शदीद मजम्मत की जाती है। यह गुब्बारा अमेरिका का नहीं है, यह अवामी जमहूरिया चीन का है। चीनी हुकूमत अपने जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।